बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कौमी इंटरेस्ट को तरजीह देने और दरियाए सिंध से किनाल निकालने के यूनिलैटरल डिसीजन की मुखालफत की है। 2004 में बैंकॉक में मुनक़दा कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के इंडस रिवर डेल्टा, ग्लेशियर्स और इंडस डॉल्फिन को दरपेश थ्रेट्स पर रिसर्च पेश की गई थी, जिसमें एक्सपर्ट्स ने पाकिस्तानी ज़खायर की शॉर्टेज के कंसर्न्स जाहिर किए थे। हालिया तौर पर हुकूमत ने चोलिस्तान केनाल से नई नहरें निकालने का प्लान बनाया है, जिस पर हुकूमत सिंध और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन सख्त एहतजाज किया है, क्योंकि इससे सिंध की ज़रखेज़ ज़मीनें बंजर होने और डेल्टा के इकोलॉजिकल सिस्टम को डिस्ट्रक्शन का सामना होगा। 231 अरब रुपए के इस मंसूबे में सुतलत से पानी लेकर रतीले इलाकों को सैराब करने का मंसूबा बनाया गया है, मगर मौसमियाती तब्दीलियों के बायस ग्लेशियर्स के पिघलने से पानी की फराहमी गैर यकीनी है। तारीखी तौर पर नाकिस आबी मंसूबे जैसे चश्मा राइट केनाल और कच्ची केनाल नाकाम रहे और अब चोलिस्तान में भी बग़ैर तहकीक के नहर निकाली जा रही है, जिसके नताइज ख़तरनाक हो सकते हैं। माहिरीन का कहना है कि इंडस डेल्टा की तबाही एरल सी जैसी माहौलियाती बर्बादी का पेश खैमा भी बन सकती है, जिसके असरात ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे बहरे हिंद और अंटार्कटिका तक पहुँचेंगे। लेकिन दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी नहरों के मामले पर मानी हुई है, नहरें बनना शुरू हो चुकी हैं और इसकी मंजूरी सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने ही दी है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में इस पर बात करेंगे। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है सेनेटर सलीम मांडियावाला ने, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया मांडियावाला साहब आपके टाइम देने का। सर, सबसे पहले ज़रा ये बताइएगा कि सदर आसिफ अली ज़रदारी ने दरियाए सिंध से जो नहरें निकालने का यकतरफा फैसला था, इसकी मुखालफत क्यों की है? क्योंकि कहा जा रहा था पहले आप लोग एग्रीड थे इसके ऊपर, पीपल्स पार्टी एग्री थी और अब ये मुखालफत सामने आ रही है। देखें, मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि एक ऑलरेडी लेड डाउन सिस्टम है, बनाया हुआ है प्रोविंसेस के लिए, जो सीसीआई का सिस्टम है, जहाँ कोई भी इंटर प्रोविंशियल इश्यूज हों जो कि लाए जाते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, चीफ मिनिस्टर्स उसमें बैठते हैं, सारा कुछ उसमें डिस्कस होता है। और कई, ये तो एक इशू है ना अभी बन गया कनाल का, कई दूसरे इशू, एनएफसी रिलेटेड इश्यूज, दूसरे रिलेटेड इश्यूज जो इंटर प्रोविंशियल इश्यूज एड्रेस करने होते हैं, उसका एक फोरम है, मौजूद है, और उसकी मीटिंग्स एज एंड व्हेन जब रिक्वायर्ड होती है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं कि जी सदर साहब ने अप्रूवल दे दी, एक्निक में वो आ गए और ये हो गया वो हो गया, मैं समझता हूँ ये चीज़ें सारी इसलिए कही जा रही हैं कि जो सिस्टम फॉलो करना चाहिए गवर्नमेंट को इंटर प्रोविंशियल इश्यूज के लिए, वो फॉलो नहीं किया गया। और मैं समझता हूँ कि उसको फॉलो करना चाहिए। ये चीज़ें जो कि एक मैं कहता हूँ एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट की जा रही है, कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है कि जी उन्होंने इजाज़त दे दी, उन्होंने कोई अप्रूवल दे दी, और सदर पाकिस्तान इन चीज़ों की वैसे ही अप्रूवल में शामिल ही नहीं होते। उनका कोई रोल ही नहीं है इन चीज़ों की अप्रूवल देने में। अगर उनसे कोई डिस्कशन हुई है या कोई ऐसी बातचीत हुई है तो वो आई डोंट नो, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, मगर इसका जो करेक्ट फोरम है वो सीसीआई है। ये इशू उसमें जाना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को सीसीआई की मीटिंग बुलानी चाहिए, सारे लोगों को बुलाना चाहिए, ऑन बोर्ड लेना चाहिए, प्रोविंसेस को, चीफ मिनिस्टर्स को, मिनिस्टर्स को, और इस इशू को रिजॉल्व कर। मैं नहीं समझता कि ये इतना बड़ा इशू है जिसको इतना बड़ा इशू बनाया जा रहा है और इसको अवॉइड किया जा रहा है कि इस पे डिस्कशन हो और इस इशू को रिजॉल्व किया जाए। दो चीजें इसके अंदर है बड़ी इंपॉर्टेंट, आपने जो बात की मैं जरा उसको आगे लेकर चलता हूं। लेकिन आपको याद है 2004 में बैंकॉक कॉन्फ्रेंस में आबी वसाइल के ऊपर पाकिस्तान के बड़े खदशात सामने आए थे, जो मैंने अभी अपने इंट्रो में भी बताया। दूसरा, सीसीआई की मीटिंग क्यों नहीं हो रही जबकि एक इतनी
टफ सूरत हाल है। मैं रोज़ देखता हूं जो कंसर्न मिनिस्टर्स हैं पंजाब के इंफॉर्मेशन के और सिंध के इंफॉर्मेशन के, वो एक दूसरे के तकरीबन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट गले पड़े हुए हैं। कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहां पर यही बात कह रहे थे कि जी जो लोग कह रहे हैं मैं लोगों के साथ खड़ा हूं। क्या आपको नहीं लगता कि ये बात इतनी सेंसिटिव है कि सीसीआई की मीटिंग बुलानी चाहिए और इसको वहां पर एड्रेस अब हो जाना चाहिए, पेशतर इसके कि एक और सियासी सूरत हाल खड़ी हो जाए सिंध और पंजाब के दरमियान में? देखिए, बिलावल साहब ने बिल्कुल सही बात की है और उन्होंने इस इशू को इंटरनेशनल फोरम्स पे भी रेज किया है जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे जी। तो वो कोई ऐसी बात नहीं कर रहे जो कि अनरीजनेबल हो। वो तो यही कह रहे हैं कि यार लोगों के जो खदशात हैं उनको आप दूर करें, और वो दूर इसी तरीके से होंगे कि आप सीसीआई की मीटिंग बुलाएं और उसमें चीफ मिनिस्टर्स को बुलाएं, उसमें कंसर्न मिनिस्टर्स को बुलाएं और वो आके ये जो लोगों की आप ये मैं तो इसको ये समझूंगा कि शायद ये गलतफहमी है, और अगर गलतफहमी है तो वो उसका राइट फोरम सीसीआई है और उसको बुला के आप इस गलतफहमी को खत्म कर दें, ये बात ही खत्म हो जाए। कोई ये इतनी जो बात बढ़ गई है इसको बढ़ने की ये जरूरत ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये भी इसकी तरफ भी चलिएगा, ये जो इंडस डेल्टा का ये जो मुमकिन तब्दीली है जिसका एलएलसी जैसे माहौलियाती साने से तशबीह दी जा रही है, ये सारी चीज़ें जब ये डिस्कशन हो रही थी या ये डिस्कशन हुई थी उस वक्त ये चीज़ें सामने नहीं आई थी, क्योंकि ये जो कंसर्न्स थे ये तो 2004 से सामने सबके थे कि जो पानी की सूरत हाल है, किस तरह पानी आ रहा है, फिर क्यों ये सारा प्रोसेस शुरू हो गया और जो कहा जा रहा है कि जी ये चीज़ें तो चल रही हैं और डाउन द रोड ये चीज़ें सेटल डाउन भी हो जाएंगी। देखिए, पानी का तो इशू 2004 से है और पानी का इशू क्लाइमेट चेंज और दूसरी वजूहात से पानी तो वैसे ही कम हो गया है और पानी कम होता जा रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो तो एक और इशू है। मगर ये जो इशू है कि जी एग्जिस्टिंग पानी से आप और चैनल्स निकालेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो पानी ऑलरेडी नहीं आ रहा वो फर्दर कम हो जाएगा। तो लोगों के जो खदशात हैं तो उनको तो आपने एड्रेस करना है ना, और अगर इस किस्म का कोई मूव है तो उस पे किसी ने कोई फिजिबिलिटी रन की है, उस पे कोई एनालिसिस रन किया है कि भाई अगर हम ये चीज करेंगे तो इससे एग्जिस्टिंग पानी पे क्या इफेक्ट आएगा। देखें, ये एक हाईली टेक्निकल बात भी है तो इसको जरा बैठ के सोच समझ के करने वाली चीज है। आपको याद है कालाबाग डैम प्लान किया था मुशर्रफ टाइम में, उस पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ, उन्होंने जी कालाबाग डैम अनाउंस कर दिया। ये चीजें इसलिए होती हैं कि अगर आप वॉलंटरली ये चीजें डिसाइड करेंगे, स्टेटमेंट्स देंगे और चीजें करेंगे तो आप एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं अनसर्टेनिटी वाली। प्रोविंसेस देखें, प्रोविंसेस की हार्मनी होना बहुत जरूरी है। वी आर अ फेडरेशन और प्रोविंसेस अगर एक दूसरे के साथ मिलके बैठेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे तो हाउ दे विल स्टे टुगेदर। हर प्रोविंस अपनी अगर लाइन टो करना शुरू कर देगा तो पाकिस्तान फेडरेशन कैसे रहेगी। बिल्कुल सही। अब जो इस वक्त की मैं थोड़े सा ग्राउंड रियलिटी की तरफ चलते हैं। इस वक्त कहा जा रहा है कि जी 231 अरब, और सलीम भाई आपको पता है 231 अरब पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी एक बहुत बड़ी, इट्स ए ह्यूज अमाउंट रुपए से इस मंसूबे में सुतलज से पानी लेकर रतीले इलाकों जो कि साउथ पंजाब है उनको सैराब करने का मंसूबा बनाया गया है। अगर जो आप बात कह रहे हैं जो 2004 की बात है और जो मेरे ख्याल में तमाम जो कुछ सेन एलिमेंट्स हैं वो कहते हैं कि जी इसका इंपैक्ट अच्छा की बजाय बुरे की तरफ ज्यादा आएगा, ये अंडरस्टैंडिंग क्यों वफाकी हुकूमत को नहीं हो रही और क्यों ये सारा कुछ प्रोसेस चल रहा है? देखें, मैं तो यही कहूंगा कि अगर किसी ने ये चीज़ सोची है बगैर सोचे समझे तो ये गलत है, और अगर किसी ने ये चीज़ प्लान की है बगैर सोचे समझे कि इसके क्या रिपरकशंस होंगे प्रोविंसेस पे, इस पे क्या रिपरकशंस होंगे लोगों पे पाकिस्तान के, तो वो फिर मैं समझता हूँ कि वो फिर वही एक डिक्टेटरशिप माइंड है ना। तो जिसने भी ये चीज़ सोची है वो ये सोच गलत है और ये सोच फेडरेशन के इंटरेस्ट में नहीं है, और हमें ऐसी चीजें ना सोचनी चाहिए ना करनी चाहिए जो फेडरेशन को डैमेज करे, उसको नुकसान पहुंचाए और उसमें गलत सोच पैदा हो कि जी ये एक
ऐसी चीज होने जा रही है जो कि पूरी फेडरेशन को डिस्टर्ब करेगी। तो मैं समझता हूँ ये चीजें हमें बड़ा केयरफुली इन चीजों को डील करना चाहिए, और इस तरीके से जिसकी जो मर्जी आए वो प्लान बना ले, जिसकी जो मर्जी आए उसको डिसाइड कर ले, ऐसे नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। लास्ट मुझे बताइएगा, एक ये जो अब एक इल्जाम भी है, इल्जाम के ऊपर मैं आपका स्टांस बिल्कुल चाहूंगा ताकि क्लैरिटी आ जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, क्योंकि कहा जा रहा है कि जी इस मामले के ऊपर पीपल्स पार्टी तो मानी हुई है, नहरें बनना भी शुरू हो गई हैं और इसकी मंजूरी सदर साहब ने खुद दी हुई है। इसके ऊपर आपका क्या व्यू है? मैं यही कह रहा हूं कि सदर साहब का कोई रोल नहीं है इस किस्म की मंजूरी देने में। देखें, सदर साहब से 10 लोग मिलते हैं, 10 डिस्कशनें होती हैं, 10 बातें होती हैं, बट उसका ये मतलब थोड़ी है कि जी अगर उन्होंने कोई बात की या कोई डिस्कशन किया तो आपने उसको मंजूरी ले ली, या अगर उन्होंने कोई सजेशन दिया, एक फोरम मौजूद है सदर साहब से। देखें, सदर साहब तो ये भी चाहते हैं कि मैं ताजिकिस्तान से, उनकी तो सोच इतनी आगे है कि वो पानी के लिए, पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं, बलूचिस्तान के लिए पानी लाने के लिए सोच रहे हैं ताजिकिस्तान से। तो उनकी तो सोच इस टाइप की है, तो उनकी सोच को ये कनालों पे या इधर से या इस जमीन को आबाद करना या इस जमीन को आबाद करने वाली बात मैं समझता हूँ बहुत छोटी है। बिल्कुल सही। तो ये सिर्फ कह देना कि जी उनसे बात हो गई है इसलिए ये इम्प्लीमेंटेशन हो गई, ये तो एक हवाई बातें हैं और इसका कोई इलाज मेरे पास भी नहीं है। मेरा ख्याल इस पे डिस्कशन करना भी कोई नहीं। तो जिस तरह आप फरमा रहे हैं, तो सदर आसिफ अली जरदारी से कि इसके ऊपर मंजूरी नहीं है, ना उनका कोई रोल है। लास्ट मुझे बताइएगा, जरदारी साहब की तबीयत कैसी है? क्योंकि जो हमें पता चल रहा है उनकी तबीयत बड़ी खराब है और हॉस्पिटलाइज हैं। थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें तो। इसलिए वो तो डिक्लेयर हो गया था कि उनको फिर कोविड उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था और उसकी वजह से उनकी तबीयत काफी खराब हो गई थी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तबीयत काफी बेहतर है एंड आई थिंक ही शुड बी बैक होम वेरी सून इंशाल्लाह ताला। सलीम मांडियावाला साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम देने का। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से जिस वक्त वापस आते हैं तो जो सियासी कशमकश इस वक्त हम देख रहे हैं हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इसके ऊपर बात करेंगे। कैसर अहमद शेख साहब वफाकी वज़ीर हमारे साथ होंगे और सेनेटर हुमायूं मोमिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेरे साथ होंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, ईद के मौका पर अडियाला जेल में एक गैर मामूली मुलाकात हुई जो कि ना तो स्केजुअल में थी और ना ही मुकर्ररा मुलाकात के दिनों में आई थी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली मीन गंडापुर और उनके मशीर बैरिस्टर सैफ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी से 3 घंटे तवील मुलाकात की, जिसमें अहम सियासी मामलात ज़ेर बहस आए। ज़राए के मुताबिक मुलाकात का बुनियादी मौजू इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात था, जिस पर खान साहब को कायल किया गया कि वो बयानात में नरमी इख्तियार करें ताकि माहौल मज़ीद कशीदा ना हो। बानी PTI की गिरफ्तारी के बाद से ना सिर्फ हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात की राह में रुकावट आई हुई है, बल्कि PTI भी दाखिली इख्तलाफात का शिकार हो चुकी है। एक तरफ हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद 2 हिस्सों में तकसीम है। एक वो ग्रुप है जो मुज़ाकरात के हक़ में नहीं और दूसरा एक ग्रुप है जो मुज़ाकरात चाहता है। लेकिन इसके साथ साथ कहा यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त जो लीड कर रहे हैं वो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। क्या इस पेचीदा सियासी सूरत हाल में कोई मफाहमत मुमकिन होगी? इस सूरत हाल पर बात करेंगे प्रोग्राम के इस हिस्से में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे इस वक्त ज्वाइन किया है कैसर अहमद शेख साहब ने। आप वफाकी वज़ीर हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे ज्वाइन किया है सेनेटर हुमायूं मोमिन ने। बहुत शुक्रिया आप दोनों के टाइम देने का। सेनेटर साहब, लेट मी स्टार्ट विद यू। सर, ये जो मुलाकात हो रही है, या आज 600 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं खान साहब जेल के अंदर हैं, इस पूरी सूरत हाल में डेडलॉक की सूरत हाल हम देखते हैं आपकी और हुकूमत के दरमियान। जो हुकूमत कह रही है वो आप लोग नहीं मान रहे, जो आप लोग कह रहे हैं वो हुकूमत नहीं मान रही। सो इस सूरत हाल में ये जो एक मुलाकात इस वक्त हुई है CM KP की और बैरिस्टर सैफ की, इसको आप किस तनाजुर में देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मुझे नहीं पता कि आप हुकूमत से आपकी मुराद क्या है। अगर आपकी हुकूमत से मुराद ये PMLN और पीपल्स पार्टी है तो फिर तो कोई ऐसी मुलाकातें नहीं हुई है, कोई ऐसी बात हुई नहीं है। क्योंकि हम इन लोगों के साथ जो मुलाकात हुई थी उसके दूसरे दौर के बाद जब हमने इन राइटिंग दिया था तो इनके जो कन्वीनियर थे
इरफान सिद्दीकी साहब, उन्होंने 2 लोगों के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें इन्होंने साफ कह दिया था कि ये जो आपके मुतालबात है वो पॉसिबल ही नहीं है कि हम उनके ऊपर कर सकते हैं, नामुमकिनात में से हैं। तो इस वजह से हमने फिर उनके साथ बातचीत ही खत्म कर दी। अब अगर आप हुकूमत से मुराद है जो असल पावर में लोग हैं उनसे मुराद है या एस्टैब्लिशमेंट से मुराद है, तो उनके साथ हमारी कोई डायरेक्ट बातचीत नहीं है। हम लोगों ने ये जरूर कहा था, मैं इससे डिनाई नहीं करता, कि बातचीत पावर वाले के साथ ही होनी चाहिए जो डिसीजन मेकर्स हो, और चूंकि डिसीजन मेकर्स वो हैं तो उनके साथ हमारी कोई ऐसी बातचीत कभी इस वजह से नहीं हुई कि उन्होंने हमें कहा था कि हम, मतलब इमरान खान को कहा था कि आप 3 साल के लिए खामोश रहे तो हम आपको बाहर छोड़ देंगे। तो इमरान खान ने कहा कि मैं 3 साल छोड़े, मैं 3 सेकंड के लिए खामोश नहीं होऊंगा, आप बेशक मुझे अंदर रखें। तो उस लिहाज से वो डेडलॉक हमेशा रहा है, लेकिन उनको जरूरत है इमरान खान की, बिकॉज ही इज द बैलेंसिंग फैक्टर, ही इज द पर्सन जो पूरे मुल्क को यकजा कर सकता है। ये वो शख्स है, ये वो पार्टी है जो मतलब बेसिकली हर सूबे में प्रॉपर तरीके से उसकी रिप्रेजेंटेशन है, और आप उसकी झलक नजर आएगी। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो प्राइम मिनिस्टर पंजाब से था, प्रेसिडेंट सिंध से था, कराची से सिंध से था, उसके अलावा आपका जो चेयरमैन था सेनेट का वो बलूचिस्तान से था, आपका डिप्टी चेयरमैन फाटा से था, आपका जो स्पीकर था खैबर पख्तूनख्वा से था, तो डिप्टी स्पीकर बलूचिस्तान से था। तो एक्चुअली हर तरफ रिप्रेजेंटेशन बराबर थी एज अपोज टू व्हाट इज हैपनिंग नाउ। लेकिन डॉक्टर साहब, तो जो आप फरमा रहे हैं, जो आप कह रहे हैं और जिस तरह आप बता रहे हैं चीज़ को, लेकिन आज की जो ग्राउंड रियलिटी है वो ये है कि एक डेडलॉक की सी सूरत हाल है। खान साहब जेल के अंदर हैं और बार बार यही चीज़ कही जा रही है कि जी चीज़ों को आगे चलना चाहिए, नॉट के खान साहब जेल में हैं, जमहूरियत के लिए इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी, और जो एक चीज़ जो तजब्जुब का शिकार है पूरा मुल्क, इससे निकाला जाए। सो इससे निकालने के लिए आपको नहीं लगता कि हर तरफ से एक स्टेप डाउन होने की ज़रूरत है अगर आगे चीज़ों को लेकर चलना है? तो मैं आपसे एग्री करता हूं। देखिए, इस तरह है कि इस वक्त जो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने पाकिस्तान को मुशर्रफ और ज़ियाउल हक के दौर से ज्यादा बुरा अथॉरिटेरियन रिजीम करार दिया हुआ है, वे 2.84 या 2.83 मार्क्स देकर। और 4 के बाद जो होती है ना जमहूरियत स्टार्ट होती है पाकिस्तान में, हमेशा जमहूरियत जिसको हम हाइब्रिड जमहूरियत कहते हैं वो रही है। उसके अलावा जो ह्यूमन राइट्स के जो हैं उन्होंने पाकिस्तान जो वॉच डॉग्स हैं उन्होंने पाकिस्तान को ऑप्रेसिव रिजीम करार दिया हुआ है। तो अब इससे आगे निकलना होगा हमें। उसके लिए 2 चीजें हैं, उसके लिए डील नहीं होगी, उसके लिए सिंपल ये होगा कि इस मुल्क के लिए क्या चीजें ठीक है उनको ठीक करना होगा। तो उसके लिए जो ताकतवर जो 2 आप मेरी नजर में देख लें, जो 2 सबसे बड़े ताकतों के सरचश्मे, एक अवाम की मैंडेट वाले लोग जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और दूसरे पीपल इन पावर। सो पीपल, द पावर ऑफ द पीपल एंड द पीपल इन पावर, इनकी आपस में मुज़ाकरात होनी चाहिए, और जो कि हो रही है। और ये याद रखिए कि इसमें इमरान खान को कहा गया है कि आप कर ले, वरना इमरान खान वाज नॉट रियली कह नहीं रहे थे कि हो जाए। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसके लिए मैं ये समझता हूँ ये बेहतरीन चीज है। और खान साहब ने उसका इंडिया में दिया था कि एक सुनने में ये आया था कि बाज लोग कह रहे थे कि इमरान खान अगर आएगा तो वो बदला लेगा, तो इमरान खान ने उसके बेसिस पे कहा था कि देखो मुझसे मत डरो, मैं सब लोगों को आम माफी देता हूं, और हम लोग इस पाकिस्तान के लिए इन जनरल कोई ऐसा काम कर लेते हैं जो इस पाकिस्तान को इस भंवर से निकाले। और ये याद रखिए, इस वक्त अगर हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो जो चीज वो बता रहे इकोनॉमी के, मैं आता हूं डॉक्टर साहब, मैं उस पर आता हूं। मुझे जरा थोड़ा सा ना कैसर अहमद शेख साहब को इसमें ऐड करने दीजिएगा। शेख साहब, सर आपने बात सुनी जो सेनेटर हमायूं मोहम्मद साहब फरमा रहे हैं। सर इसमें अब 2 सूरत हाल हैं। एक, आप लोगों ने, नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने जेलें देखी, आप लोगों को बीबी शहीद को सिक्योरिटी रिस्क कहा गया, नवाज शरीफ साहब जला वतन हुए, आप लोगों ने सोबतें सही, और आज वही सब कुछ जो है उसी तरह जेल और मुकदमात इमरान खान साहब के ऊपर हैं। इस पूरी सूरत हाल से आगे चलना है मुल्क ने, क्योंकि मुल्क एक सिचुएशन में फंसा हुआ है। बलूचिस्तान की सूरत हाल हमारे सामने है, केपी की सूरत हाल हमारे सामने है, इंटीरियर सिंध की सूरत हाल हमारे सामने है, इवन साउथ पंजाब में जो सूरत हाल है लोगों की वो भी हमारे सामने है। आप लोग हुकूमत में हैं, आप लोग इनिशिएटिव ले सकते हैं, आप इन चीजों को मैनेज कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैनेज?
देखिए, ये आपने दुरुस्त कहा कि कभी भी जब तक कि ये टसल आपस में जारी रहती है उससे नुकसान ही होता है ना, मुल्क का कोई बेनिफिट तो हो नहीं रहा। और 24-25 करोड़ लोगों का ये मुल्क है। और ये जो हमने टसल शुरू की है, पहले पहले 40 साल जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान आगे जा रहा था, सारी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही थी। जब से हमने आपस में ये टसल शुरू की है, मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बैरूनी ममालिक के साथ भी हमारे कोई इतने कोई तल्लकात बड़े कोई कॉर्डियल नहीं है, तो हम दुनिया में नीचे जा रहे हैं ना। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि पॉलिटी, और ये कसूर पॉलिटिशियंस का होता है। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट क्यों चाहेगी कि वो तो हमेशा हर जगह पे फैसिलिटेट करती रही है। अगर हम पॉलिटिशियन ही अपनी अपनी जगह पे अपने पॉइंट ऑफ व्यू को आपस में डिस्कस नहीं करें और एक दूसरे के साथ गुफ्तशुनीद नहीं करें और कोई लाए अमल नहीं बनाए, तो मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? देखिए, सबका वोट बैंक होता है, हर पार्टी की एक अपनी पोजीशन है, उनका वोट बैंक होता है। और अगर टसल से कभी कोई रिजल्ट निकला है? क्या कोई वर्ल्ड वार में, सेकंड वर्ल्ड वार में करोड़ों लोग कत्ल हो गए और मर गए, उसके बाद क्या हुआ? फिर टेबल पे बैठना पड़ा, आपस में डिस्कस हुआ। हमने इंडिया से जंगें की, उसके बाद क्या हुआ? टेबल पे बैठ। मुझे समझ नहीं आती कि क्यों हम सबक नहीं सीखते। ये तो एक आसान सी बात है ना कि हर जगह से लचक दिखानी पड़ेगी, कुछ ना कोई फ्लेक्सिबिलिटी होगी और कोई ना कोई एक दूसरे को रास्ता देना पड़ेगा। और यही पॉलिटिक्स है जमहूरियत के। पॉलिटिकल पार्टियां आपस में इख्तलाफ रखती हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है, उनका जो पॉलिसीज के ऊपर ज़रूर इख्तलाफ होता है, लेकिन जहाँ तक मुल्क की सालमियत का तल्लक है या कोई ओवरऑल पूरे मुल्क की, हमारे पड़ोसी ममालिक भी हैं, वहाँ जमहूरियत है अगर, तो वो इस तरह तो उनकी पार्टियां नहीं आपस में एक दूसरे से गुत्थम गुत्ता होती जिस तरह हमने किया हुआ है। हम तो रूठ जाते हैं। हालांकि पॉलिटिशियन का काम होता है कि एक दूसरे का रास्ता बनाएं और मामलात को सुलझाएं। तो अभी ये सीधी सीधी बात है कि अब जब तक इनकी अपनी पार्टी में ही मुख्तलिफ राय हैं, सोशल मीडिया पे ये ज़्यादा चलते हैं, सोशल मीडिया की जो पॉइंट ऑफ व्यू से डरते हैं। इनके अपने वोट बैंक है, वोटर है, इनका पॉइंट पॉलिसीज पे जो बात है वो बात करें हमसे। और जब तक रास्ता नहीं निकालेंगे मुल्क तरक्की की राह पे, अब देखिए ना, इकोनॉमिक के इंडिकेटर सारे बेहतर हो गए हैं। अब बिजली की कीमत इतनी कम हो गई, 7-7.5 रुपए डोमेस्टिक के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी। तो अब उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। दुनिया में जो क्राइसिस चल रहा है, ट्रम्प की हुकूमत ने जो माहौल बनाया हुआ है, उन्होंने इतने ज़्यादा टैरिफ इम्पोज कर दिए हैं। इस सूरत हाल में हमें बैठ के कोई स्ट्रेटजी बनानी है अपने मुल्क के मफाद के लिए। अच्छा, लेकिन शेख साहब, जिस तरह आप फरमा रहे हैं स्ट्रैटेजी बनानी है, मुल्क के मफाद के लिए बनानी है, ये बिल्कुल बात, ये अप्रोच बिल्कुल ठीक है और ऐसा ही होना चाहिए। और एक जो भी कोई जीरक सियासतदान है या जो जिसको एहसास है मुल्क का, वो ऐसे ही सोचेगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल में आज एक ग्राउंड रियलिटी है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि हर इशू के ऊपर हुकूमत हो, हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हों, अपोजिशन हो, कोई भी एक पेज के ऊपर नहीं है। और एक पेज पर लाने के लिए रियासत के एक इदारे को अंदर लाया जाता है कि जी आप चीजों को सेटल करें। मेरा सवाल यह है कि इसको सेटल करने के लिए उस अदारे की इन्वॉल्वमेंट शायद इस हद तक ज्यादा हो रही है कि आप लोग कहीं पीछे गुम होते नजर आ रही हैं। क्या कहेंगे इस पे? ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर पॉलिटिशियन जो है आपस में नहीं करेंगे, जो कोई ना कोई पॉलिसी मैटर पे कोई, देखिए मुल्क की सालमियत और इकानमी, पहले क्या हुआ था कि यही पीटीआई की धरना दिया हुआ था 2014 में, तो आर्मी पब्लिक स्कूल पे हमला हो गया दहशतगर्दी का, तो ये धरना ख़त्म कर दिया गया। खान साहब ने ये कहा कि मैं इन हालात में धरना नहीं, अच्छी बात थी, ये उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया था। आज तक उसको हम आज 11 साल बाद भी उस स्टेप को सराह रहे हैं। अब क्या हुआ कि अभी हम दहशतगर्दी का शिकार हैं। हमारे दोनों सूबों में बाकायदा फॉरेन इन्वॉल्वमेंट से हमारे ऊपर हमले हो रहे हैं। और इस मौके पे भी हम, अब जब नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई तो एक इदारा, जैसे आप कह रहे हैं, उनको मौका मिल जाता है, वो भी उसमें शामिल था, क्योंकि इदारा तो लड़ रहा है ना, हमारे जवान लड़ रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, उनको तो बहुत मुश्किलात हो रही हैं ना। वो क्यों चाहेंगे कि हम आपस में एक दूसरे से पॉलिटिकल पार्टियां इख्तलाफ करें और झगड़ा करें? हुकूमत का फ़र्ज होता है इनिशिएटिव लेना। हम तो बार बार इनसे कह रहे हैं कि आप आइए, बैठिए, असम्बली में बैठ कर बात कर लें मुख्तलिफ टॉपिक पे। बार सिक्योरिटी कौंसल का मीटिंग हुई है तो वहाँ कोई बात कर लें। अब कोई बैठ जाएं, एपीसी कोई बुला लें मुख्तलिफ पार्टियों की। और लेकिन ये किसी, मुझे बता दीजिए कि 2014 से किसी एक जगह पीटीआई ने आके कभी, जब वो हुकूमत में थे तब भी,
तब ये क्या होता था, इंडिया ने जब उनके एयरफोर्स ने हमला किया पाकिस्तान पे, तो वो मौका था, तब भी वो हमारे साथ नहीं बैठे। कोविड में भी अगर हमारे लीडर आए तो वो उठ के चले गए अपने मीटिंग। तो अब भी वक्त देखिए, हर वक्त पॉलिटिकल पार्टियों को अभी भी समझदारी हमारी सबकी यही होनी चाहिए कि एक दूसरे के साथ जो नेशनल की इंटीग्रिटी है, मुल्क की इंटीग्रिटी है या सालमियत है, या जहाँ हमें नुकसान पहुंच रहा है सबको, उसमें तो हम कम से कम मुश्तरका पॉलिसी अडॉप्ट करें ना। और वो इदारा बिल्कुल सपोर्टिव है, वो इदारा तो सपोर्ट, और इनको चाहिए उस इदारे के साथ बैठ जाएं कोई इन मामलात में, नेशनल सिक्योरिटी के मामलात में कोई हर्ज नहीं है। जी बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, बड़ी इंपॉर्टेंट सूरत हाल है। और अब मैं ज़रा प्रोग्राम ब्रेक से जब वापस आते हैं तो जो एक धरना बलूचिस्तान में इस वक्त चल रहा है उसके ऊपर बात करेंगे, और इन्हीं मेन स्टेक होल्डर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून का इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है। बिकॉज जो डिस्कशंस हुई हैं बलूचिस्तान गवर्नमेंट के साथ, उसके बाद उन्होंने कहा है कि जी वो फेल हो चुकी हैं, और अब एक वफद प्राइम मिनिस्टर के पास गया है। इसको कैसे हुकूमत और पीटीआई मैनेज कर सकती है, या ये भी मैनेजेबल नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं, इस पर बात करेंगे, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, मेरे साथ हैं कैसर अहमद शेख, फेडरल मिनिस्टर, और सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब। बहुत शुक्रिया वंस अगेन जी। डॉक्टर साहब, आपके पास मैं आ रहा हूँ। सर, एक तो ये सूरत हाल है जहाँ पर आप अपोजिशन और हुकूमत आपस में इशूज़ एड्रेस नहीं हो पा रहे। एक बलूचिस्तान की सूरत हाल बनी हुई है पोस्ट जाफर एक्सप्रेस, और वहाँ पर हम देखते हैं कि BYC जो है, बलूचिस्तान यकजहती कमेटी, ये ओनरशिप लेने की कोशिश कर रही है। ये कह रही है कि वो जो दहशतगर्द BLA के दहशतगर्द, जिनको BLA ने बाद में कंफर्म किया कि ये हमारे दहशतगर्द थे, 5 लोग, उनको डेड बॉडीज को रिकवर करने पहले हॉस्पिटल आए, उसके बाद वहां से लेकर जाया गया, पुलिस ने इंटरसेप्ट किया, और अब उसके बाद जब पुलिस ने ऑब्वियसली गिरफ्तारियां की तो एक धरने की सूरत हाल पे वहां पर बैठे हुए हैं। सर, सवाल सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उसके अंदर हम देख रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सपोर्ट कर रही है। सर, क्यों सपोर्ट किया जा रहा है जबकि ये दहशतगर्द थे, इन्होंने हमला किया ट्रेन के ऊपर, और वहाँ पर इनको इंटरसेप्ट किया गया, SSGs के कमांडोज ने उनको वहाँ पर मार दिया। अब इनकी बॉडीज़ को रिकवर करने क्यों BYC आती है, और क्यों BNP मेंगल हो, जमात इस्लामी हो, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, उनकी सपोर्ट में वहाँ पर है? जी देखिए, इस तरह है कि BLA एक टेररिस्ट जमात है जो उन्होंने हरकत की है। नोबडी कैन एक्चुअली सपोर्ट दैट थिंग द वे दे हैव रिएक्टेड। अच्छा, अब एक बात याद रखिए, मैं आपको एक चीज मिसाल देता हूँ। हम लोग हमेशा कहते हैं कि उन लोगों ने रियासत के ऊपर हमला किया और रियासत माँ की तरह होती है। अच्छा, हम अभी थोड़ी देर के लिए ना, हमें थोड़ा सा जरा अपने आप को डिसेंसिटाइज करके हमें थोड़ा सा जरा पीछे जाना पड़ेगा कि इस रियासत ने 1970s 1960s ऑनवर्ड्स उन बच्चों के साथ जो बलूचिस्तान के अपने उस बेटे के साथ या उन बच्चों के साथ कैसा बिहेव किया है। क्या इन लोगों ने उस ममता की तरह बिहेव किया जो उनकी हर तकलीफ के ऊपर अपनी जान निसार करती है, या इसने उस तरीके से किया है कि जो उनका हक था वो 1970s में भुट्टो ने उनको हक नहीं दिया, उल्टा उसे महरूम कर दिया। फिर उसके बाद क्या उस ममता की तरह है कि जिसने कहा कि मैं तुम्हें वहां से मारूंगा कि जहां से तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और फिर वहां से उनके ऊपर एरियल बॉम्बिंग की, और उसके बाद वहां पे लोगों की, चाहे वो गलत था या सही था, लेकिन वहां पे हमने भुट्टी को देखा कि वो उसी जगह पे उनको मार दिया गया। जब हम इस किस्म की चीजें करेंगे तो वो, आप मुझे बात बताएं, उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? मुझे समझ नहीं आती मैं उस एक्ट को कैसे जस्टिफाई करूं। ठीक। नंबर थ्री, क्या हम उस ममता की बात कर रहे होंगे कि जो जब अपना बच्चा कहीं इधर उधर हो जाए, कुछ दिनों के लिए नजर ना आए, तो वो दीवानों की तरह पूरे शहर में घूमती है, एज अपोज टू उस माँ की तरह कि जिसने अपने बच्चे को मतलब पूछा ही नहीं है कि यार तुम किधर गए हो, किधर नहीं गए हो। उसके बच्चे कह रहे कि जी हमारा भाई जो है वो गायब है, हमारा बेटा जो है वो गायब है, हमारा फलाना है। तो
अगर फर्ज करे किसी वजह से, कोई गलत काम की वजह से गया है, या पता है कि ये बंदा कहीं और चला गया है, तो उसके वेयर अबाउट्स बता दे, या अगर उन्होंने मुझे अगर उठा लिया किसी गलत काम के शोबे में, तो मेरे घर वालों को बता दो कि यार हुमायूं मेरे साथ है, एटलीस्ट लोगों को जगह। तो अगर हम उस लिहाज से देखा जाए तो बहुत सारा जुल्म जो हुआ है ना उस बलूचिस्तान के ऊपर भी हुआ है, जिसको मुझे नहीं पता कि हम कैसे जस्टिफाई करेंगे। लेकिन अभी पॉइंट हम ऐसी जगह पे आ गए जहां पे हमें इसको करना है। अब ये मेंगल साहब हैं या जितने भी वहां के बलूचिस्तान के जितने भी हैं, चकजई साहब हैं, वहां के जो कौम परस्त कौमें हैं, वहां पे जमात इस्लामी है, वहां पे किसी हद तक JUI भी उनके साथ है, वहां बाकी सारे हैं। अब ये सारे मिल के एक कर रहे हैं, तो हमें इन टोन डाउन करना। और जैसे अभी शेख साहब ने भी कहा था कि देखिए, हम लोग अगर माजी से और दुनिया के एक्सपीरियंस से हम लोग कुछ फायदा उठा सकते हैं तो हमें वो उठाना चाहिए। और उसकी वजह यह है कि IRA जिसने बहुत कुछ किया ब्रिटेन के खिलाफ, एट द एंड ऑफ द डे वहां का सोल्यूशन पॉलिटिकल निकला। उसके बाद जो डॉक्टर साहब मुझे ये जो आप मुझे बात कह रहे हैं, मैं इस बात को कुछ हद तक तो आई एग्री ऑन इट। और जो कुछ जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, मैं तो बड़ा ओपनली कहता हूं रियासत ने की या हुकूमत ने की, लेकिन ज्यादती हुई और बलूचिस्तान इसलिए इस सूरत हाल के ऊपर है। लेकिन मैं इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव कैसर अहमद शेख साहब के पास लेकर जाने की इजाजत दीजिएगा। शेख साहब, जो डॉक्टर हुमायूं मोमेंट कह रहे हैं, और मैं पिछले काफी दिनों से हम लोग बलूचिस्तान के ऊपर बात कर रहे हैं, वहां पर इन तमाम जो अपोजिशन जमातें उनसे बात कर रहे हैं, हुकूमत से बात कर रहे हैं, वुज़रा से बात कर रहे हैं। सर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उनका ट्रस्ट लेवल टुवर्ड्स रियासत, हुकूमत जीरो पर है। वो कहते हैं, मैंने कल उनसे कहा कि जी ये 4-5 डेड बॉडीज हैं, इनका नादरा वेरिफिकेशन हो गया है, इनकी बायोमेट्रिक हो गई है, हमें पता चल गया है, रियासत को पता चल गया है, तमाम इदारों को पता चल गया है कि इनका आपसे कोई ताल्लुक नहीं, आप इनको क्यों BYC वाले लेने आए हैं? उन्होंने कहा जी हमें तब भी यकीन नहीं है, हम जाके खुद देखेंगे। लेकिन उसके बाद ये जो अब BLA जो कि एक दहशतगर्द तंजीम है, उसके साथ एफिलिएशन, ये एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बात है पूरे पाकिस्तान के लिए। शेख साहब जी बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। देखिए ना, बात यह है कि अभी महमूद साहब ने बात की तो पिछली हुकूमतों की, उसमें तो मैंगल साहब खुद भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं और भी बलूचिस्तान के लीडर उस हुकूमत में रहे हैं। अब बात यह है कि जो कुछ पिछली मामलात थे वो सॉर्ट आउट बिल्कुल, जो जैसे जो हैं गुमशुदा लोग हैं उनके बारे में हमेशा मैंगल साहब असम्बली में बात करते रहे हैं, और उसके बारे में कोर्ट्स में भी हो रहा है जो भी कोई उसका फैसले हो रहे हैं। अब ये इस वक्त इस तरह का जो कोई वाकया हुआ है कि जो ट्रेन पे हमला हुआ, या जिस तरह बसों से निकाल के लोगों को चुन कर मारा जा रहा है, अब तो उसको कोई मुल्क के कोई भी मुहिब वतन शहरी तो नहीं सपोर्ट कर सकता। और ये मामलात जो हैं कि ये हमारा अपना सूबा है, हमारा मुल्क है, हमने उसकी तरक्की के लिए बिल्कुल सोचना है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए, रिसेंटली ये फैसला हुआ कि गवादर पोर्ट को जितनी भी हुकूमत की तरफ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है ना, 60% वो पब्लिक सेक्टर की, 60% गवादर से आएगी, ताकि लोगों को, बच्चों को वहाँ जॉब मिले, वहाँ पे रोजगार चले, वहाँ पे उनकी ट्रांसपोर्ट चले। तो ये सब मिल के हमने काम करना है। उसके लिए जो कोई प्रॉब्लम्स हैं, हम उनके हमदर्द हैं। बलूचिस्तान तो हमसे सबसे बड़ा रकबे के हिसाब से मुल्क है, और उसमें मादनियात की इतनी बड़ी वहाँ अपॉर्चुनिटी है, वो सब डेवलप करेंगे ना। अब चाइनीज़, एक पिछले दिनों चाइनीज़ डेलीगेशन मेरे पास आया, मैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में मिनिस्टर हूँ, तो मुझे वो कह रहे, मुझे ये, हमें ये तो बताए कि चाइनीज़ को क्यों मार रहे हैं आपके यहाँ। अब मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं था। वो चाइनीज़ तो हमारी मदद के लिए या इंडस्ट्री के लिए, गवादर पोर्ट को डेवलप करने के लिए, लेकिन कैसा इंप्रेशन हो, जो ट्रस्ट, आपने दुरुस्त कहा कि ट्रस्ट जो है वो बहाल करना है। ट्रस्ट हम अपने मुल्क के खिलाफ ही बातें करेंगे और वही प्रोपोगेट करेंगे और सोशल मीडिया पे उस बात को बढ़ा चढ़ा कर करेंगे, तो किस तरह ट्रस्ट रिहेबिलिटेट होगा ना। हमारा मुल्क मिल के हमने सोचना है कि किस तरह हल निकाला जाए, बैठ के सब देखें ना। PTI का बहुत बड़ा रोल है इसमें। इनको भी हमारी गुजारिश ये होगी कि मुल्क आपका है, आप ज़्यादा मुहिब वतन होंगे हमसे भी, और सब हम मुहिब वतन हैं, तो बैठ के उसका हल निकालें ना कि क्या हल है, बजाय कि हम दहशतगर्दी के, वो जहाँ दहशतगर्दी इतनी ज़बरदस्त इस तरह की हुई है, ट्रेन पे हमला हो गया, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ, अगर उसकी भी सपोर्ट की जानी है वहाँ, और अगर वो लोगों को चुन के मारा जाना है वहाँ, और उनको डिस्करेज नहीं करना, तो फिर किस तरह मुल्क आगे बढ़ेगा।
डॉक्टर साहब लास्ट मुझे जरा बताइएगा, मेरे पास एक एक मिनट है आप दोनों के लिए। इस वक्त की जो सूरत हाल है, आप इस्लामाबाद बैठे हुए हैं, मैं लाहौर बैठा हुआ हूं, शेख साहब कराची बैठे हुए हैं। आपके, मेरे और शेख साहब के दिल में उतनी ही दर्द और तकलीफ है बलूचिस्तान के इशू को लेकर जो बलूचिस्तान में बैठे हुए किसी शख्स को होगी, या उससे कम नहीं होगी एटलीस्ट। सर अब इसका वे आउट क्या है? बिकॉज मेरा सवाल जो सबसे सेंसिटिव इस वक्त सूरत हाल है कि बीएलए के सपोर्ट के अंदर वहां पर पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हो रही हैं जो कि मुल्क के लिए, मैं रियासत को छोड़ दें, इदारों को छोड़ दें, जो मुल्क के लिए बड़ी खतरनाक है। इसको आप कैसे एड्रेस करेंगे? देखिए, मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री करता हूँ। वहां पे बीएलए की सपोर्ट के लिए ये लोग नहीं बैठे हुए। सर बीवाईसी बीएलए के दहशतगर्दों की बात हो रही है जी। सुन जी, अगर वो बॉडी है उसकी शिनाख्त होकर वापस करने की बात है तो वो उनकी शिनाख्त करने के लिए आप उनको इजाजत देते। मतलब मुझे बात चीजें समझ नहीं आती कि देखिए, अगर आपको हल ढूंढना है तो आपने 2-3-4 कदम पीछे हटना होगा, और ये स्टेट के ऊपर ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि बहुत सारी चीजें अगर हम पास में जाएं तो मैं जैसे बता रहा हूं कि उसमें स्टेट का भी एक किरदार, अच्छा किरदार नहीं था लेकिन किरदार रहा है। तो अब अगर हम करें तो क्या करें, तो मेरा ये ख्याल है हमें इसको थोड़ा सा, ये जैसे मारंग बलोच है उसको आप छोड़ दे। उसके अलावा जो उनके 2-3 ऐसे मुतालबात हैं जो हम समझते हैं कि जायज मुतालबात है, जैसे फॉर एग्जांपल मिसिंग पर्सन है, उनके ऊपर कोई पेशरफ्त हो जाए। ये कोर्ट्स भी कह रहे हैं, ये हम भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, ये इसके ऊपर कोई पेशरफ्त हो जाए। चलो 100% नहीं होती, 50%, मुझे जरा बिल्कुल ठीक है, मुझे जरा ये शेख साहब से ले लेने दे, बस बिल्कुल टाइम खत्म। शेख साहब, जो इस वक्त सेंटर साहब बात कर रहे हैं, सर वफाकी हुकूमत, मैं आपको एक चीज बड़ी ओपनली बता रहा हूं, ये बलूचिस्तान हुकूमत से चीज सेटल नहीं होने लगी। आप लोगों की जिम्मेदारी इस वक्त सबसे बड़ी है। जो इस वक्त सेंटर साहब बात कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इस वक्त जाकर वहां पर बैठकर चीजों को एड्रेस करने की जरूरत है? क्योंकि सूरत हाल बलूचिस्तान हुकूमत के हाथ में नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। ये 100% दुरुस्त आप कह रहे हैं, मिल बैठ के इसको हल करना है और फौरी तौर पे हल करना है। सब हुकूमतों को, बलूचिस्तान हुकूमत को भी, फेडरल हुकूमत को भी, इस्टेब्लिशमेंट को भी, और उनकी ये जो पार्टियां हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टियां। देखो, मुल्क का मामला है, अगर हर मामले को हम इतना बड़ा एक इशू बना लेंगे और कहीं हल नहीं होगा, कोई ना कोई वे आउट निकालना है। सियासत में यही होता है कि कोई रास्ता निकाला जाता है और मामले को सुलझाया जाता है। अगर हम और इसको उलझा देंगे तो ये तकलीफ दे होगा सबके लिए। लेकिन जो राइट स्टैंड है उस पर हर एक को आना होगा, और जो हकीकत है उसको आश्कार करना होगा ना। डेड बॉडीज का मामला है, वो अब देखिए ना, उन लोगों की डेड बॉडी जो कि हमले में इन्वॉल्व थे, अब उनके लिए अगर इतनी सिंपैथी होगी तो फिर तो नहीं ये मामला सुलझ सकेगा ना। कैसर अहमद शेख साहब बहुत शुक्रिया, सेंटर हुमायूं मोहम्मद साहब बहुत शुक्रिया आप दोनों के टाइम देने का। नाज़रीन, पॉलिटिकल डायलॉग मेरे ख्याल में सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर पॉलिटिकल डायलॉग नहीं होगा इस मुल्क के अंदर, आपका मुल्क बड़ी टफ सिचुएशन में रहेगा। पहले जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तब से लेकर आज की तारीख तक हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देख लिया, हमने मार्शल लॉज देख लिए, और हमने सो कॉल्ड डेमोक्रेसी भी देख ली। सियासतदानों को उनका काम करने दें, उनको इतना इंडिपेंडेंट करें कि वो इस मुल्क को चलाएं। पूरी दुनिया में सियासतदान मुल्क चलाते हैं, ये राइट है सियासतदानों का पाकिस्तान के अंदर कि वो अपना मुल्क चलाएं। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।